Hi students. So already we have studied and already have started the female reproductive system. ठीक है, तो उसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। तो आज हम थोड़ा सा उसको एक बार रिमाइंड करेंगे फटाफट। विल हैव अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ दैट, हाउ मच वी हैव डन, and then we'll move on to the next part or next topics or next subtopic or other parts what are left in this topic we'll discuss and we'll finish it. So we'll do it a little bit fast. How much we have done. तो हमने अभी जब तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने स्टार्ट किया था उसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था, तो उसको हम थोड़ा एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। और अगर मैंने आपको सारा पॉइंट्स नहीं दिया है तो यू कैन पॉज, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू actually read and discuss all the points again, so you can please stop anywhere if you need, and if you missed out some points you please take it. देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा था। इन केस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरी, हमें पता है। सो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ओवरी है। नाउ द ऑर्गन प्रेजेंट for the help of like for the assistant for assistance of the this reproductive system or accessory reproductive parts, ठीक है। वो क्या क्या है इनके केस में? फीमेल केस में वो यूटेरस है, फेलोपियन ट्यूब है, वेजाइना है ना। और क्या है? देयर आर ग्लैंड्स व्हिच आर आल्सो गोइंग टू हेल्प। सो जो पार्ट्स हमने यूटेरस है, फेलोपियन ट्यूब है, इसके अलावा और क्या है? देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प इन दिस केस। क्या क्या ग्लैंड हमें मिलेंगे? जैसे बार्थोलेनिस ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है, ठीक है। तो आज हमको ये सब पता चलेगा कि मेमरी ग्लैंड, बार्थोलेनिस ग्लैंड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फंक्शन क्या है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन का? मेन फंक्शन है गैमेट प्रोड्यूस करना। इसका मतलब क्या है? हर एवरी मंथ देयर विल बी अल्टरनेटिवली एक जो ओवरी है उसके उससे एक जो आपका फॉलिकल है वो मैच्योर होगा, है ना, ग्राफेन फॉलिकल। तो सब वो फाइनली क्या करेगा? ओव्यूलेशन करेगा, तो उससे हमें ओवा या एग मिलेगा, ठीक है। और क्या करता है? फीमेल सेक्स हार्मोन को भी रिलीज करता है। दो काम करता है। फीमेल सेक्स हार्मोन का काम क्या है? हमने पहले भी डिस्कस किया है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में, which maintain the which help to develop the secondary sexual characters in case of female. Now ovaries are small almond shape. पहले हमने बताया कि ओवरी का शेप कैसा है? almond shape का होता है। और रहता क्या है? inside the abdominal cavity. कहाँ पे? lower to the abdomen region, ठीक है ना। मतलब बेसिकली आप बता सकते हैं present in the pelvic region. The precise region is the pelvic region. और क्यों? जैसे मेल में हमें देखा था स्कॉट्रम में रहता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है, क्योंकि उसको उनके केस में जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री कम चाहिए। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री हमें कम उनको नहीं चाहिए। the environment is not required for maturation of the female gamete. There is no condition that the temperature should be below the body temperature. It should not 2 डिग्री same as in case of the male, ठीक है। और अगर साइज एंड शेप देखेंगे तो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड था, हमने बात किया था, ठीक है। एंड इसमें बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताया था, दे आर सस्पेंडेड टू देयर पोजीशन विद द हेल्प ऑफ मेसेंट्रीज, ठीक है। एंड दे आर थिन एंड व्हिच आर एक्चुअली थिन म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड्स, ठीक है। तो आप अगर डायग्राम देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो ओवरीज है दो साइड में, लेफ्ट एंड राइट में, एब्डोमिनल कैविटी में, जैसे ऐसे ही लग रहा है कि विदाउट एनी अटैचमेंट दे आर जस्ट सस्पेंडेड। ओके, ऐसा नहीं है, because they are actually connected with the abdominal cavity and also with the wall of the uterus. तो वो दिखेगा नहीं हमें बहुत ज्यादा क्लियरली क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या होता है वो? इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट म्यूकस फोल्ड मेम्ब्रेन्स, ओके। ovaries then connect to the abdominal wall by मेसोवेरियम। एब्डोमिनल वॉल के साथ जो एब्डोमिनल कैविटी होता है उसके साथ भी कनेक्ट होता है एक साइड से, ठीक है। मतलब अगर एब्डोमिनल कैविटी अगर हम 3D में इमेजिन करेंगे तो एब्डोमिनल कैविटी के साथ भी कनेक्ट होना हो, मतलब कनेक्ट है आपका ओवरीज, एंड आल्सो इट इज कनेक्टेड विद द अदर पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ताकि स्टेबिलिटी। आप बोलोगे सर ये हर जगह से क्यों कनेक्टेड है? टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। अगर दो जगह पे कनेक्टेड होगा तो फिर प्रॉपर स्टेबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक पत्थर को या बॉल को आपने एक रूम के चारों तरफ 4 डंडा लगा दिया और आपने बॉल को एक सर्कल जैसा एक रिंग है उसमें उसके अंदर उसको सेट किया और सर्कल के चारों तरफ आप मतलब 4 छोटे छोटे एंटीज जैसे लगा दिए, मतलब छोटा सा रिंग जैसा लगा दिया। और आपने क्या किया? बॉल को स्टेबल लगाओ अगर आपको करना है तो फिर क्या करना होगा? चारों जो आपने स्टिक लगाए हैं चारों तरफ सबके साथ बांधना होगा, नहीं तो क्या होगा? मान लीजिए 3 में बांधा और 1 में छोड़ दिया तो क्या बॉल सेंटर में स्टेबल होगा? नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जो आपका हमारा मतलब फीमेल के केस में जो ओवरीज है
वो भी बिल्कुल उसी तरह से अटैच रहता है पूरे जो स्ट्रक्चर है बॉडी में, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है एब्डोमिनल कैविटी है, यूट्रस वॉल है, इसके साथ प्रॉपर्ली कनेक्टेड होता है, इसीलिए वो जो अपना पोजीशन है वो मेंटेन कर पाता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ फ्रॉम द ओवरीज द एग्स इज रिलीज्ड, जो हमने पहले भी लिख किया, वो है क्या एक्चुअली, एग्स आर व्हाट आर एग्स, दिस आर सेकेंडरी oocyte। ठीक है, जो एग है वो क्या है, इट इज आर सेकेंडरी oocytes and it is actually released and it is then conducted by the fallopian tube and conducted towards the uterus। मैंने उस दिन में आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर है हम फिर से आज देखेंगे, थोड़ा उसको और डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, रिपीटिंग इट अगेन बिफोर आई मूव ऑन। ठीक है, यहाँ पे बहुत कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर। अब देखिए जो स्ट्रक्चर है उस पे मतलब आपका जो आलमंड शेप जो ओवरीज है उसमें जो मैच्योर्ड फॉलिकल्स होंगे, एग होंगे, वो रिलीज हो जाएगा और एंड इट विल बी सक्ड। मैंने आपको पिछले दिन बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि जो वहाँ पे फिम्ब्रे होता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के पास जो फिंगर लाइक पोजीशंस होता है, सो दे आर क्रिएटिंग बिकॉज ऑफ द मूवमेंट दे आर क्रिएटिंग अ स्मॉल सक्शन फोर्स। तो इमीडिएटली वो जो एग है वो अंदर चला जाएगा और देन इट विल मूव ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब एंड इट विल ट्रैवल, इट विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स द यूट्रस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जो बाकी जो स्ट्रक्चर हमने बात किया था, जो आपके फेलोपियन ट्यूब में जो फर्स्ट स्वेलन पार्ट है, जो आपका स्वेल पार्ट है, उसे हम बोलते हैं, इसका नाम हमने रखा है एम्प्यूला। ठीक है, और इसमें भी काफी सारा पार्ट्स है, डिवाइड किया है। फनल पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, उसके बाद वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, अब डायग्राम देखोगे तो फिर से याद आ जाएगा आप लोगों को। जस्ट आफ्टर द इस्थमस द फिंगर लाइक पोजीशन स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट नोन एज फिम्ब्रे। इस्थमस के बिल्कुल पास और बिल्कुल बाद में हमें क्या स्ट्रक्चर देखने मिलता है, जो जिससे हम बोलते हैं फिंगर लाइक पोजीशन हमें देखने मिलता है, उसे हम बोलते हैं आपका फिंगर लाइक पोजीशन जो है तो उसे बोलते हैं हम लोग फिम्ब्रे। ठीक है, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, इट इज नॉट इस्थमस, इट इज आफ्टर द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद होता है इस्थमस, थोड़ा सा इस्थमस, तो इस्थमस जो होता है ऊपर की तरफ होता है, जो यूट्रस के पास होता है पार्ट, उसे बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस के बाद वाला पार्ट जो फनल के इस्थमस के बाद वाला जो पार्ट होता है एट द एंड देयर इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं हम लोग इनफंडिबुलम। तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना आप लोग, ये इस्थमस नहीं होगा, दिस शुड बी इनफंडिबुलम। ठीक है, सो यू प्लीज करेक्ट दिस नाउ। ये फिम्ब्रे जो है, फिम्ब्रे क्या करता है मैंने आपको बताया, इट इज एक्चुअली क्रिएटेड, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग टू कलेक्ट द एग फ्रॉम द ओवरी, है ना। नाउ द एग इज कलेक्टेड बाय द एम्पुला एंड कंडक्टेड टुवर्ड्स द यूटेरस। ठीक है, नाउ देन द फेलोपियन ट्यूब इट ओपन्स इनटू द मस्कुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज एन इन्वर्टेड पियर्ड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब आपको लगेगा कि उल्टा है, और पियर्ड का जो, अगर पियर्ड जो होता है उसका जो शेप होता है बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे, उल्टा कर देंगे तो जैसा होगा बिल्कुल वैसा दिखता है। ठीक है, तो वैसा स्ट्रक्चर होता है एंड इसे हम दूसरा क्या किस नाम से बुलाते हैं, वूम भी बोलते हैं। ठीक है ना, और यूट्रस भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है, यहीं पे आपका इम्प्लांटेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होने के बाद जब ग्रोथ हो जाएगा, जब आपका जो ब्लास्टुलेशन होगा, तब जाके यहाँ पे जो एम्ब्रायो बनेगा वो आके यहाँ पे क्या करेगा, सेटल हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, फिर प्लासेंटा बनेगा, फिर धीरे धीरे जो आपका एम्ब्रायो है वो डेवलप होगा। ठीक है, अब यूटेरस में कितने लेयर है, यूटेरस में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं दैट इज योर पेरिटेरियम। ठीक है, उसके बाद जो, और ये जो स्ट्रक्चर होता है पेरिट्रियम, तो ये जो होता है इट इज एक्चुअली फाइबर स्ट्रक्चर, और ये काम क्या करता है, इट इज प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट लेयर जो होता है मिडिल वाला, उसको ये होता है मस्कुलर लेयर व्हिच इज वेरी वेल डेवलप्ड एंड नोन एज मायोमेट्रियम। देन द नेक्स्ट लेयर व्हिच इज इनर मोस्ट लेयर, और उसमें आपको बहुत सारे फोल्डिंग्स मिलेंगे व्हिच इज हाईली मस्कुलर इन नेचर, उसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंड द अपर बल्जिंग, मतलब ये जो पियर्ड शेप, इन्वर्टेड पियर शेप जो स्ट्रक्चर है आपके यूट्रस का, उसके ऊपर की तरफ जहां पे आपका ये फेलोपियन ट्यूब आके ज्वाइन करता है दोनों तरफ से, लेफ्ट एंड राइट ओवरी से जो आ रहा है, वहां पे थोड़ा सा एक बल्ज होता है हल्का, उसे हम बोलते हैं फंडिक और फंडस। ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर मेसेंट्री व्हिच इज गोइंग टू हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द ओवरी विद द यूट्राइन वॉल। ओवरीज को देखो, मैंने अभी बताया था ना कि जैसे हमने बॉल का एग्जांपल लिया था कि चारों तरफ से 4 स्टिक है और बॉल को हम बीच में स्टेबल करते हैं, कैसे, बाय यूजिंग दी
थ्रेड, अगर एक भी थ्रेड हम ठीक से नहीं थ्रेड या रोप उसका ठीक से नहीं बांधेंगे तो फिर वो बॉल स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए फिर से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देयर इज वी कैन सी देयर इज वन मोर अटैचमेंट विद द ओवरी टू मेक द ओवरी स्टेबल विद द एंड इन दिस केस वेयर इट इज अटैच्ड विद द यूटेराइन वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे और एक मेसेंट्रीज होता है विच इज हेल्पिंग टू मेसेंट्री होता है जो कि अटैच होता है आपके ओवरी के साथ टू एक्चुअली प्रोवाइड दी प्रॉपर stability. Now what is the next? No, cervix. Cervix is a part of the uterus. Uterus का part होता है cervix or we can say it's a part of the human female reproductive system. तो cervix is open to another muscular part. cervix जहाँ पे है उस cervix मतलब जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं cervix। और उसके बाद जो आपको एक और जो मस्कुलर पार्ट उसके बाद स्टार्ट होगा और उसके बीच में दो वैल्व लाइक और दो जगह होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल ऑरिफिस एंड एक्सटर्नल ऑरिफिस। उसके बाद ये सर्विस के एरिया में होता है। उसके बाद क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है मस्कुलर, ठीक है, और जिसका जो इनर सरफेस होता है वो थोड़ा रफ होता है, मतलब इरेगुलर होता है और ये मस्कुलर नेचर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और वजाइना। ठीक है, नाउ द वजाइना ओपन्स विद एन ओपनिंग एंड दैट इज नोन एज वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, एंड उसे हम क्या कह सकते हैं, वजाइनल ओपनिंग का दूसरा नाम क्या है, वुल्वा। ठीक है, नाउ दिस ओपनिंग हैज एन like a thin membranous structure and it is only happening in case of a female which is virgin. So virgin female केस में एक जो वजाइनल ओपनिंग है या जिसको हम वुल्वा कहते हैं, वहां पे एक थिन मेम्ब्रेन होता है, उसका नाम है हाइमेन। और कब होता है ये, सिर्फ और सिर्फ वर्जिन फीमेल में हमें मिलता है। Now the vagina is lined with a non-keratinized stratified epithelium। ठीक है, क्या होता है, नॉन केरेटिनाइज होता है और स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि मैंने अभी बताया इरेगुलर होता है तो और मस्कुलर होता है तो इसमें स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। इसका एक रीजन भी है। स्ट्रेटिफिकेशन का रीजन क्या है, क्योंकि जो वजाइना का जो वजाइना या फिर जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है ये इलास्टिक होता है। क्यों, एक तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन इट इज प्रोवाइडिंग द स्पेस, प्रॉपर स्पेस, और इट इज एक्चुअली accommodating the penis to transfer the gamete inside the female body। ठीक है, तो उसमें हेल्प करता है। दूसरा क्या है, इट इज ऑल्सो हेल्पिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, सो इट इज अ वेरी मस्कुलर एंड इट इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, इसीलिए कारण से ये इसलिए बैंडल होता है, स्ट्रैटिफाइड होता है। ठीक है, नाउ वजाइना एक्ट एज अ बर्थ कैनाल। अभी मैंने बताया कि वहीं से आपका जो बेबी है वो आफ्टर द जेस्टेशन पीरियड इज ओवर इट इज कमिंग आउट। ठीक है, तो वो कैसे आता है, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइप ऑफ, और उस समय भी आपकी जो मसल्स है यहाँ पे विगरस, यूट्राइन मसल में विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में केमिकल कोऑर्डिनेशन में, दैट वाज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट। चलिए एक थोड़ा सा हम डायग्राम को एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट अस सी द डायग्राम वंस। या तो ये आपका डायग्राम है। सो यू कैन सी द डायग्राम अगेन। सो दिस इज एंटायर स्ट्रक्चर, व्हाट यू से, दिस इज यूट्रस और ऊम कहते हैं हम इसे। और नाउ दिस इज, हमने एक तरफ बनाया तो ये राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में दोनों तरफ होगा। दिस इज almond shaped ovary and here you can see there are some the invisible, what we can see, we cannot see properly, so there are some ovarian ligaments which are also connecting with the uterine wall. Then mesenteries are there which are not visible because they are transparent in nature, so it is helping the ovary to get suspended or it get stabilized। ठीक है, स्टेबल होता है। तो यहाँ से एक जब एक महीने में, जब every month there will be one egg which will be released, get mature, it will be sucked by this and it will go all the way here। ठीक है, उसके बाद ये आपका ऊपर वाला जो थोड़ा सा बल स्ट्रक्चर है आपके यूट्रस को, उसको बोलते हैं फंडिक, एंड ये फर्स्ट जो पार्ट है आपका फिलोपियन ट्यूब का, इसको बोलते हैं स्टमक। उसके बाद वाले पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। यहाँ पे फनल शेप स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। देन वी हैव द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इनफंडिबुला। ठीक है, सो दिस इज द वूम, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, उसके बाद मिडिल, देन इनर मोस्ट, एंड देन दिस इज द एरिया ऑफ सर्विक्स। ये होता है सर्विक्स का एरिया। तो यहाँ पे एक जो वेल जैसा होता है, पोर्ट जैसा होता है, यहाँ पे भी होता है। सो द इंटरनल एक्सटर्नल ओरिफिस, और उसके बाद क्या होता है आपका ये बर्थ कैनाल जिसको बोलते हैं, या फिर वजाइना। देन एट द एंड वी हैव द हाइप। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मच। ठीक है, तो अभी हम आगे बात करेंगे और हम बात करेंगे कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ओवरी का उसके बारे में और क्या क्या होता है हम वो देखेंगे। ठीक है, so let us go back and discuss। yeah, so now we'll talk about the internal structure of ovary। ठीक है, अब internal structure of ovary में क्या होता है,
Inside the ovary we can find the follicles at different stages of development. अब देखो ओवरी जो है उसके अंदर जो फॉलिकल्स है वो कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है. So we can see the follicles which are developing continuously, and inside the ovary if we actually look and if we try to understand, तो हमें दिखेगा कि क्योंकि ये जो पूरा साइकिल है हर मंथ ये एटलीस्ट ऑलमोस्ट 28 डेज का होता है. हम आगे पढ़ेंगे उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन को हम आगे पढ़ेंगे. 28 डेज का साइकिल होता है. तो उसमें होता क्या है, जो आपके एक एक करके फॉलिकल्स है which are basically slowly getting mature. ठीक है, mature होता है, फाइनली उससे एग निकलता है, एग रप्चर होकर निकलता है और एग रिलीज कर देता है आपका ओवरी, एंड दैट विल बी सक बाय द स्ट्रक्चर दैट इज इन्फंडिबुलम. ओके, तो हमने डिस्कस किया पहले. सो इनसाइड द ओवरी व्हाट वी कैन फाइंड द फॉलिकल्स आर इन डिफरेंट स्टेजेस. तो हम जब भी ओवरी के अंदर देखेंगे, जिस समय देखेंगे उस हिसाब से हमें उस जो मैच्योर स्टेज है फॉलिकल का वो हमें दिखेगा. तो हम उसको लेट अस डिस्कस दैट. Now the outermost layer is actually made up of, जो ovary का outermost layer है वो किससे बना है? It is made up of a layer that is called tunica albuginea. क्या होता है वो? Tunica albuginea. And the innermost mass divided into two zones. अगर हम अंदर के मास को देखेंगे इस स्ट्रक्चर के, तो it is divided into two zones. जैसे हमने दूसरे ग्लैंड्स में भी देखा था कि अंदर वाला पोर्शन का हम कहते हैं उसको मेडुला, बाहर वाले कॉर्टेक्स. बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हम कहते हैं कि नाम दिया है आउटर जोन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड व्हिच इज मेड अप ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिना. अभी हमने देखा. और इनर मोस्ट लेयर व्हिच इज अगेन डिवाइडेड इनटू जोन. ठीक है, तो इनर मास जो है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू जोन. द आउटर जोन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, मतलब पहला क्या है, जो ध्यान से समझिए, ओवरी का पहला जो लेयर है, पहला जो स्ट्रक्चर है, उसको हम सिर्फ बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना. उसके अंदर में जो मास है उसको हमने डिवाइड किया है दो हिस्से में. उसमें जो आउटर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो किससे बना हुआ है? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है. और उसके अंदर में जो एकदम इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मेडुला. और वो किससे बना हुआ है? वो बना है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. सो दो तरह का कनेक्टिव टिश्यू है. कॉर्टेक्स इससे बना है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. अंदर में जो इनर मोस्ट पार्ट है, जो मास है, वो किससे बना है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो दो तरह का कनेक्टिव टिश्यू है. आउटर मोस्ट जो कॉर्टेक्स है वो बना है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से. इनर मोस्ट जो आपका मेडुला है वो बना है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से. ठीक है. नाउ इनसाइड द मेडुला वी कैन फाइंड द वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉलिकल. अभी हमने बताया कि पूरे 28 डेज का साइकिल है, तो ऑलमोस्ट वन मंथ का साइकिल है हर एक ओवरी में. अगर इस महीने इस राइट ओवरी में हो रहा है तो नेक्स्ट महीने लेफ्ट ओवरी में होगा. ऐसे ऑल्टरनेटिव करके ये होता है. ठीक है ना. तो कभी भी हम महीने के या मंथ के किसी भी अगर समय में अगर हम स्टडी करेंगे ओवरी को, तो हमें हर समय अलग अलग स्टेज मिलेगा जो फॉलिकल का, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है ना. तो वही जो स्टेजेस है उसके बारे में हमको स्टडी करना है. ठीक है ना, हमें जानना है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस व्हाट वी कैन सी. सो एवरी मंथ वन प्राइमरी फॉलिकल ग्रो इनटू मैच्योर फॉलिकल. अभी मैंने क्या बोला कि एक ही जो फॉलिकल है, जो प्राइमरी फॉलिकल है, वो ग्रो होगा, मैच्योर होगा. ठीक है, और वो एग को रिलीज करेगा. उसको हमने क्या नाम दिया है? ग्राफियन फॉलिकल. क्या नाम है उसका नाम हमने दिया है, मतलब टेक्निकली ऑफिशियली हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स. ठीक है. नाउ बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल बनने से पहले क्या होता है? द मास ऑफ द सेल इज सराउंडेड द मास ऑफ सेल इज सराउंडेड विद सेल. तो जो ग्राफियन फॉलिकल बनता है ना, उसके पहले क्या होता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, इट इज कवर्ड विथ मास ऑफ सेल. अगर हम आगे अभी डायग्राम देखेंगे तो हमें और क्लियर होगा. इट इज कवर्ड विथ मास ऑफ सेल. ठीक है. सो एक बार देख लेते हैं डायग्राम, तो विल हैव अ बेटर आइडिया. सॉरी. सो यू कैन सी हियर, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये हमारा ओवरी है. ठीक है, तो ये ओवरी का हमने स्ट्रक्चर लिया है. और ये आउटर मोस्ट लेयर से बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना. उसके बाद ये जो पूरा मास है अंदर में, उसको हमने फिर दो हिस्से में डिवाइड किया. आउटर मोस्ट पार्ट आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखाया है. इसे कहते हैं कॉर्टेक्स, जो कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना है. उसके बाद अंदर वाला जो मास है उसको हमने उसका हमारा नाम क्या दिया है? दैट इज योर मेडुला. और जो मेडुला किससे बना है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. ये मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिखे ना. इट इज मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. अब देखो हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा, पिछले पॉइंट हम अभी पॉइंट पढ़ रहे थे. सो देयर व्हाट वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ. हमने पढ़ा कि जो आपका स्ट्रक्चर है
मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, मतलब वो क्या करेगा, धीरे धीरे मैच्योर होगा। तो आप देख सकते हो इट इज कवर्ड विद मास ऑफ सेल, है ना, ये पूरा मास ऑफ सेल, चारों तरफ आपको सेल ही सेल दिख रहा है ना, सो इट इज कवर्ड विद मास ऑफ सेल, ठीक है। सो लेट अस गो बैक एंड डिस्कस द पॉइंट अगेन। So, yeah, what we are discussing. So every month there is one primary follicle. Okay, the formation of the Rapin follicle, it is actually follicle. The mass of the cell is surrounded. ठीक है, ये आप हटा दो इसको, बस आपको ये याद रखो, it is the mass of cell is surrounded. ठीक है, so mass of cell is surrounded, right? Right. Now, when it is mature, a cavity can be seen. तो जब ये धीरे धीरे, पहले क्या होगा, सिर्फ आपको मास ऑफ सेल दिख रहा होगा, देखा हमने, उसके बाद वो धीरे धीरे जब मैच्योर होगा तो हमें कैविटी भी दिखेगा उसमें। आई विल शो यू अगेन, एंड देन वी कैन सी द कैविटी, एंड देन द सेल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द एक्चुअल सेकंड, इनसाइड इट इज एक्चुअली द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। हमें कैविटी दिखेगा धीरे धीरे, और जो अंदर में जो सेल है वो क्या, एक्चुअली वही है आपका सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं डायग्राम को फिर से, तो वो समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ मास ऑफ सेल दिख रहा है, फिर ये मैच्योर हो रहा है, फिर ये और मैच्योर होगा, तो आपको देखो यहाँ पे कैविटी दिख रहा होगा, कैविटी डेवलप होता हुआ दिख रहा होगा, तो कंप्लीट कैविटी बन जाएगा, ठीक है ना। यही क्या है आपका, दिस इज एक्चुअली योर सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना। नाउ so that was your secondary oocyte. Now the secondary oocyte is surrounded by many follicular layer cell, and these layer cells, yeah, okay. So the secondary oocyte, it is actually is present inside the cavity. In the cavity क्या है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, और जो secondary oocyte है, इट इज एक्चुअली सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर सेल लेयर। अभी हमने देखा कि जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या होगा, वो बहुत सारे फॉलिकुलर जो सेल्स है उसके लेयर से घिरा होता है ना, ठीक है। और ये जो लेयर है इसका नाम हमने रखा है, इसका नाम क्या है, दिस आर नोन एज डिस्कस प्रोलिगेरस। क्या नाम है जो लेयर्स है व्हिच इज कवरिंग द सेकेंडरी oocyte, द लेयर ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल व्हिच इज कवरिंग द oocyte इज नोन एज डिस्कस प्रोलिगेरस। क्या कहते हैं इसे, डिस्कस प्रोलिगेरस, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड अ कैविटी, ठीक है। अभी हमने देखा कि कैविटी डेवलप होता है, ठीक है, और कैविटी के अंदर ये सेकेंडरी oocyte रहता है, एंड व्हिच इज अगेन कवर्ड बाय, व्हिच इज अगेन सराउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ द फॉलिकुलर सेल, ठीक है। सो व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी, ठीक है। नाउ दिस स्ट्रक्चर्स आल्सो हैव मेनी सेल्स सराउंडिंग इट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो कुछ लेयर्स है वो आपके सेल को oocyte को कवर कर रहे हैं, फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को फिर और भी बहुत सारे जो लेयर्स है सेल्स के वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली जो आपके oocyte है, इट इज ऑलवेज कवर्ड विद लॉट ऑफ सेल्स, ठीक है। Now the cells are also follicular cells, but because the cavity is forming, as a result some cells are in outer side and some are in the inner side, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम का और क्लियर होगा, फिर से मैं दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैचुरेशन हो रहा है, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो लेयर बना हुआ है, तो आप देखो एक लेयर जो आपको दिख रहा होगा बाहर में बनता हुआ, और एक लेयर देखो कुछ लेयर जो अंदर में भी है। तो कुछ लेयर फॉलिकल्स के बाहर में भी है और कुछ लेयर जो फॉलिकल्स के अंदर में भी है, ठीक है। सो दैट वी कैन सी हियर इन दिस केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सो दीज सेल्स आर आल्सो फॉलिकुलर सेल्स, बट बिकॉज ऑफ द कैविटी इज फॉर्मिंग, एज ए रिजल्ट सम सेल्स आर आउटसाइड एंड सम आर इनसाइड। अभी हमने देखा कि कुछ सेल, क्योंकि कैविटी बन रहा है, इससे क्या होता है, कुछ सेल बाहर की तरफ रहता है और कुछ सेल अंदर की तरफ हमें मिलता है, ठीक है। नाउ दिस कैविटी इज एक्चुअली फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अभी जो कैविटी बनेगा आपका, जो ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होगा और जो कैविटी बनेगा, उसमें एक्चुअली जो होता है फ्लूइड फिल्ड रहता है। उसमें क्या रहता है, फ्लूइड रहता है। इट इज फुल ऑफ फ्लूइड, ओके। वो एम्प्टी नहीं होता, उसमें फ्लूइड फिल होता है। जैसे एक बलून होगा, ठीक है, उसमें जैसे अगर पानी भर देंगे तो बिल्कुल उस कैविटी में भी फ्लूइड रहता है, ठीक है। और उस फ्लूइड का नाम क्या है, इट इज नोन एज एंट्रम, ANTRUM। क्या फ्लूइड रहता है, उसका नाम क्या है,
एंट्रम। सी दिस टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टर्म अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो जितने भी मैंने टर्म्स डिस्कस किया, जैसे अभी डिस्कस पॉलीजिनस, ठीक है, वो जैसे हम किसको कहते हैं ये सवाल आ सकता है। फिर एंट्रम कहाँ रहता है ये आ सकता है, ये एंट्रम है क्या ये भी सवाल आ सकता है, ठीक है। सो एंट्रम मींस इट इज द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी। नाउ इट फील्ड विद विस्कस फ्लूइड, ठीक है। सो जो कैविटी है, कैविटी का नाम जो है वो एंट्रम है, ठीक है। सॉरी माय मिस्टेक थोड़ा सा। जो एक्चुअली जो कैविटी है उसका नाम है एंट्रम, और कैविटी के अंदर जो फ्लूइड रहता है उस वो जो फ्लूइड होता है वो बेसिकली क्या होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है लिकर फॉलिकुली। जो फ्लूइड होता है उसका नाम है लिकर फॉलिकुली, और जो कैविटी है उसका नाम है एंट्रम, ठीक है। सो प्लीज करेक्ट इट, ओके। सो जो कैविटी होगा जिसके अंदर मतलब ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल इट इज गेटिंग मैच्योर, जो कैविटी फॉर्म करता है वो आपका जो है फ्लूइड से फिल रहता है। उस फ्लूइड का नाम है लिकर फॉलिकुली, और जो कैविटी में रहता है उसे बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। Now the secondary oocyte is suspended inside the cavity with the help of mass of cell, ठीक है। अब जो सेकेंडरी oocyte है इट इज सस्पेंडेड इनसाइड द कैविटी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte क्या होगा, कैविटी के अंदर सस्पेंडेड कंडीशन में रहता है। मतलब आप बोल सकते हो कि एक तो जो कैविटी बना हुआ है एंट्रम, उसके बाद अंदर में फ्लूइड है, सो बेसिकली वी कैन से इट इज सस्पेंडेड। लेकिन सस्पेंडेड होता किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ सेल, ठीक है। तो फाइनली जो ये जिसके थ्रू ये सस्पेंड होके रहता है, सस्पेंड करके रहता है, मतलब जो मेन आपका स्ट्रक्चर है सेकेंडरी oocyte, वो आपका होता है वो किसके हेल्प से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द मास ऑफ सेल व्हिच आर नोन एज हिल और कोल्यूमुलस ऑफोरस, ठीक है। उसे हम कहते हैं हिल या जर्म हिल बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कोल्यूमुलस ऑफोरस, ठीक है। तो ये थोड़ा एक डायग्राम देखिएगा आप लोग तो आपको और क्लियर होगा। लेट अस सी द डायग्राम। ये देखिए, ये है ग्राफेन फॉलिकल, ठीक है। तो ये ग्राफेन फॉलिकल स्ट्रक्चर है। तो अब ये आप जो देख रहे हो ये कैविटी बन गया। अब ये आप मैं बता रहा था ना कि आपको जो सेकेंडरी oocyte इट इज आल्सो कवर्ड विद द मास ऑफ सेल सराउंडेड बाय, अगेन एंटायर स्ट्रक्चर इज आल्सो सराउंडेड बाय मास ऑफ सेल। और ये जो है सस्पेंड हो रहा है, देखो अब ये बीच में एक स्ट्रक्चर है जो कि मास ऑफ सेल है, जो फॉलिकुलर मास ऑफ फॉलिकुलर सेल है। तो ये क्या कर रहा है, सेकेंडरी oocyte के साथ अटैच है, सो इट इज एक्चुअली सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी को बोलते हैं जर्म हिल और कोल्यूमुलस ऑफोरस, ठीक है। और ये होता है आपका जो स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस, ठीक है। ये जो लेयर है जो कि कवर करता है पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब आपकी सेकेंडरी oocyte इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ सेल्स, मास ऑफ सेल हमने पढ़ा था, उसी को बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस, ठीक है। समझ में आया आपको, ये है डिस्कस प्रोलीजेरस। और ये बीच में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज सेकेंडरी oocyte, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कवर्ड विद लेयर ऑफ मास ऑफ सेल्स एंड दैट इज कॉल्ड डिस्कस प्रोलीजेरस, और जिसके साथ ये सस्पेंड रहता है जिसके हेल्प से उसको बोलते हैं जर्म हिल और क्यूल्यूमुलस ऑफोरस, ठीक है। और देन वी हैव this structure which is the cavity that is called antrum, और antrum के अंदर जो लिक्विड रहता है उसे हम बोलते हैं लिकर फॉलिकुली, ठीक है। अभी जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, इट इज एक्चुअली हैविंग बेसिकली थ्री लेयर ऑफ सेल। आप ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट लेयर ऑफ सेल, then we are having the second layer of cell, and then we are having third layer of cell. So when you draw this diagram, so be careful, it should be 3 layer, 3 लेयर से ज्यादा बनाना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि 3 लेयर ही रहते हैं, ठीक है। सो यू बी केयरफुल व्हेन ड्रॉ इट। तो जो आप इनर मोस्ट लेयर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हमने यहाँ पे आपने देख सकते हो मैंने लेवल किया है, दैट इज कॉल्ड थीका इंटरना। जो मिडिल लेयर है उसे कहते हैं सॉरी मिडिल नहीं, जो बाहर वाला लेयर है उसे हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और जो एक्चुअली बीच में है उसे बोलते हैं मेम्ब्रेने ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। चलिए वापस हम थोड़ा पॉइंट को देखते हैं। इफ यू वांट टू ड्रॉ इट, यू प्लीज पॉज एंड ड्रॉ, so you need to go back and discuss the points. Okay, now the secondary oocyte is suspended inside the cavity with the help of mass of cell which is also known as germ hill, और हम क्या कह सकते हैं, क्यूल्यूमुलस और क्यूल्यूमुलस ऑफोरस, ठीक है। Now the outer cell together known as membrane granulosa। अभी जो बाहर वाला पूरा जो हमने देखा, अभी जो लेयर है आपके बेसिकली जो लेयर्स होते हैं, तो उसमें
2 या 3 लेयर होते हैं, तो मतलब बेसिकली हम 3 लेयर बनाते हैं हम जब ड्रॉ करते हैं, लेकिन हम ऑल टुगेदर हम उसको हम 2 लेयर मान सकते हैं जब हम उसको स्टडी करते हैं। एक तो क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम डेवलप करते हैं इसको, जब ये धीरे धीरे डेवलप होता है, ये जो स्टेज अभी हम स्टडी कर रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड स्टेज है, आइडियल स्टेज है जो हम स्टडी करते हैं, लेकिन जितना ये ग्रो करता है फाइनल मैच्योर स्टेज में जाता है तो ये जो लेयर जो है इसका नंबर ऑफ लेयर बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि बाहर में एक लेयर है, अंदर में एक लेयर है, तो इसमें हम 2 लेयर मानते हैं। टोटल जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे इसको हम बोलते हैं आपका मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा, और जो आपका बाहर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, जो अंदर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं थीका इंटरना, ठीक है ना। फाइन, सो द आउटर लेयर टुगेदर नोन एज मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा, ठीक है। जो बाहर वाला लेयर है ऑल टुगेदर इट इज नोन एज मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। बेसिकली 2 लेयर में हम डिवाइड करते हैं, बाहर वाला और अंदर वाला। बाहर वाले को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, अंदर वाले को हम बोलते हैं थीका इंटरना, ठीक है। नाउ आफ्टर द मैच्योरेशन, अभी मैच्योरेशन के बाद क्या होगा, वापस थोड़ा डायग्राम में जाना होगा हमको। लेट अस गो बैक टू द डायग्राम। अभी आप देखिए यहाँ पे ये मास है धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैविटी धीरे धीरे बन रही है। तो यहाँ कैविटी जब बन गया इसके बाद क्या होगा, इट विल बी सस्पेंडेड विद द जर्म हेल, ठीक है। आपका जो सेकेंडरी साइड है तो अंदर बाकी जो कैविटी बनेगा उसे बोलते हैं हम एंट्रम, जिसमें आपका लीगल फॉलिकल जो वो रहता है, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे और ये मैच्योर होगा कंप्लीटली, एंड देन वन टाइम विल कम व्हेन इट इज एक्चुअली द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटली रेडी। सेकेंडरी oocyte क्या है एक्चुअली, दिस इज द एग ऑफ ओवा। अब क्या होगा, ये जो लेयर अभी है ये रप्चर हो जाएगा। कौन सा लेयर, ये वाला। अभी हम ये जो लेयर देख रहे हैं जिसको मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा कहते हैं, जो ये बाहर वाला टोटल लेयर है इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। दिस विल रप्चर नाउ, अब ये रप्चर हो जाएगा। और रप्चर होने के बाद होगा क्या, ये जिसके साथ ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है व्हिच इज एक्चुअली अटैच्ड विद द जर्म हेल और क्यूबिकुलस ऑफरस, वो क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। और जो एग है जो आपका ये सेकेंडरी oocyte, इसको हम ओवा या एग कह सकते हैं, इट विल कम आउट, ठीक है। ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो जब ग्राफिन फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte डेवलप हो जाएगा, कंप्लीटली रेडी हो जाएगा, after the exact time, that is in case of female and human female it is 28 days, उसके बाद जो है मतलब एक कंप्लीट मैच्योरेशन जब हो जाएगा, then what will happen, this will actually come out, ठीक है। उसमें क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। और क्या होगा, जो आपके ग्राफिन फॉलिकल्स, अच्छा ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 28 डेज में कौन सा इवेंट कब होता है वो अलग है, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप उसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना। बस आप ये यहाँ पे बस ये समझिए कि जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाता है सेकेंडरी oocyte, उसके बाद वाला स्टेज हम क्या कहते हैं, उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन क्या होगा, ओव्यूलेशन के समय जो होगा, अभी कब कौन से डेट में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम आगे बढ़ेंगे, कौन से किस डेट में क्या क्या होगा अभी वो समय नहीं आया, वो हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी यहाँ पे आप इतना ही समझिए कि ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है कि एग जो है इट विल कम आउट फ्रॉम द स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल जो मैच्योर स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर देख सकते हो निकल गया, इसी को इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओवा जो है वो बाहर निकल जाता है इस स्ट्रक्चर से, उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। चलिए वापस, नाउ या after the maturation the graphene follicle will rupture and then the secondary oocyte is released and we call that stage as ovulation। क्या कहते हैं उस स्टेज को, उस स्टेज को हम कहते हैं ovulation। and during the ovulation the secondary oocyte is released, not the egg, ठीक है। अब जो ओव्यूलेशन होगा उसमें जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ आफ्टर द ओव्यूलेशन द एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल विल एक्चुअली शो 3 स्टेजेस। अब जो एम्प्टी जो ग्राफिन फॉलिकल है वो क्या करेगा, 3 स्टेज हमें दिखेगा उसमें। पहला क्या स्टेज है, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएगा उसके बाद पहला स्टेज क्या हमें दिखेगा कि वो रप्चर हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाएगा। अच्छा आप लोगों को यहाँ पे शायद डाउट हो रहा होगा, सर आपने बोला कि सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा, वही आपका एग है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली हम बात करेंगे तो आपको यही बता देता हूं मैं आगे बढ़ने से पहले, which is not the egg, this is right। क्योंकि सेकेंडरी जो oocyte है हम आगे जब पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद oogenesis पढ़ेंगे कि ओवा बनता कैसे है, हम एग जो है हम उसे कब कहते हैं, ठीक है ना।
तो सेकेंडरी जो आपका जो सेकेंडरी oocyte का जो स्टेज है, इसके बाद ये फर्दर मैचुरेशन होगा उस स्ट्रक्चर में और फाइनली फिर वो बनता है एग। लेकिन एक्चुअली जो सेकेंडरी oocyte है यही बाद में एग बनता है, तो हम इसीलिए रेफरेंस इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एग है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये सेकेंडरी oocyte है, इट इज फर्दर इट विल गेट मैच्योर एंड विल गेट आवर एग, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, सो लेट अस कंटिन्यू नाउ। और वो स्टेज आएगा, उसको बोलते हैं oogenesis, ठीक है। मेल के केस में हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म कैसे मैच्योर होता है, मैच्योर स्पर्म बनता कैसे है, और वैसे ही हम पढ़ेंगे फीमेल के केस में कि एग या ओवा हम कब कह सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, लेकिन फाइनली होता क्या, ये सेकेंडरी oocyte से ही एग बनता है, इसके बाद वाले मैच्योरेशन के बाद वाले स्टेजेस, ठीक है ना। चलो नाउ कितने स्टेजेस होते हैं आपके ग्राफेन फॉलिकल्स के? पहला है जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा तो पहला क्या होगा, इट विल गेट रप्चर, पहले ये रप्चर हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा, सेकेंडरी oocyte उससे रिलीज हो जाएगा, जैसा अभी हमने देखा। तो रप्चर होगा पहले, उसके बाद सेकेंड स्टेज में रिलीज हो जाएगा आपका सेकेंडरी oocyte। उसके बाद क्या होगा, नाउ द ब्लड वेसल्स आर आल्सो रप्चर्ड। इसके साथ जो उसमें अभी देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरीज के अंदर है, तो वहां पे पूरा टिश्यूज से भरा हुआ है, टिश्यूज है तो इसका मतलब है आपके ब्लड वेसल्स भी होंगे, ब्लड सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स होंगे, है ना। तो वो भी रप्चर हो जाएंगे इस घटना के बाद, इस स्टेज के बाद। एंड देयर इज अ लिटिल ब्लड लॉस, थोड़ा सा ब्लड लॉस भी होगा, और इसी स्टेज को हम कहते हैं कॉर्पस हेमिरेजिसम, ठीक है, और हेमोरेजिसम और हीमोरेजिसम जो भी बोलो, ठीक है। तो इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस हेमोरेजिसम, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्लड लॉस होता है आपका जो सेकेंडरी oocyte वो रिलीज होने के बाद, मतलब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद वाले स्टेज में थोड़ा सा ब्लड लॉस होता है, ब्लड वेसल रप्चर होता है, इसी उसी को हम बोलते हैं कॉर्पस हेमिरेजिसम, ठीक है। नाउ आफ्टर सम टाइम, इसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दीज ब्लड वेसल्स अंडरगो क्लॉटिंग। अब ब्लड उसमें लॉस हुआ है, ब्लड वेसल्स रप्चर हुआ है, तो क्लॉटिंग भी होगा। तो अभी वही वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दिस ब्लड वेसल्स अंडरगो क्लॉटिंग एंड नाउ अनदर स्ट्रक्चर विल फॉर्म। अब क्लॉटिंग के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, एंड व्हिच विल फॉर्म एक्चुअली सॉरी अनदर स्ट्रक्चर विल फॉर्म व्हिच एम्प्टी द ग्राफियन फॉलिकल। अब तो ग्राफियन फॉलिकल खाली हो चुका है, उसमें से जो सेकेंडरी oocyte वो निकल गया है, इससे ब्लड लॉस हुआ थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल, वो क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा क्लॉटिंग के बाद, रप्चर होने के बाद, जो आपके सेकेंडरी oocyte है उसको रिलीज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बचेगा, जो बनेगा, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कैसा होता है, इट इज येलो बॉडी, इसको बोलते हैं हम लोग येलो बॉडी। और ये क्या करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। इट इज वर्किंग एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। और क्या ये सीक्रेट करता है, इट सीक्रेट हार्मोन दैट इज योर प्रोजेस्टेरॉन। क्या हार्मोन बनाता है ये, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है ना। तो एक बार फिर से डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, या अब देखिए यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte जो निकल गया उससे, इस पे रैप्चर हो जाएगा, उसके बाद क्लॉटिंग हो गया इसमें। अब जो स्ट्रक्चर बना इसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है यही आपका प्रोजेस्टेरॉन, और दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू मींस फंक्शनिंग एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, समझ में आया ना। एंड विच इज गोइंग टू रिलीज दी आपका प्रोजेस्टेरॉन, दैट इज द सेक्स हार्मोन इन केस ऑफ द फीमेल, ठीक है। इट्स सॉरी, इट्स अ फीमेल हार्मोन, नॉट ओनली द सेक्स हार्मोन, इट इज आल्सो वी शुड रेफर इट एज अ फीमेल हार्मोन, क्योंकि ये इट इज बिकॉज इट इज वर्किंग एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके बाद कंडीशन ऐसा है, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन, अभी देखो सेकेंडरी oocyte निकल गया, फिर वो फर्दर मैच्योर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एग बन जाएगा। और एग बनने के बाद क्या होगा, इट विल बी सक्ड बाय दैट फिमरे, ठीक है ना। देन इट विल गो, फर्स्ट इट विल गो टू द इन्फंडिबुलम पार्ट, देन इट विल गो टू द एंड थ्रू द एम्पुला इन्फंडिबुलम देन isthmus, मतलब इट विल मूव ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द fallopian tube एंड देयर द स्पर्म विल आल्सो कम, फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा। अभी ये जो आपको कॉर्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसका फेट डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा उसके ऊपर, ठीक है। सो इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस then it is going to persist,
and there is a fertilization. If there is a fertilization, there is after some time the corpus luteum degenerate, and which is known as after the degeneration of this corpus luteum, the degenerated corpus luteum is known as corpus albicon. अब ये डीजेनेट हो जाएगा. आप देखो यहाँ पे कितने सारे लेयर दिख रहे थे आपको, यहाँ पे घट गया, तो ये डीजेनेट हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन. ठीक है, और दिस इज अ डीजेनरेटिंग स्ट्रक्चर, डीजेनरेटिंग स्ट्रक्चर. अब पहले वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे, येलो बॉडी, इसको बोलते हैं व्हाइट बॉडी. ठीक है. Now, this corpus albicans, it is an ovarian, scar composed of connective tissue, and that forms after the corpus luteum degenerate. Okay, and the process that is called luteolysis. अभी जो corpus luteum है वो degenerate हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, luteolysis. And it is made up of collagen and what is the other thing, and it persists, or what we can say it persists on the ovary for a few months. तो जो ओवरी में ये कुछ महीने तक आपको मतलब स्टे करेगा, रहेगा. ठीक है. So this is all about the internal structure of the ovary. ठीक है. And this is how the graphene follicle is getting mature. So it is a brief discussion what we had, and we'll discuss it further in detail later on in the menstrual cycle, and also during the time of oogenesis, when we discuss the formation of female gamete. Also we'll discuss the male gamete formation, that is your spermatogenesis. दोनों हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो let's move on, and I will just, because today time is less, so I will just discuss the external genitalia. The diagram I will just discuss a little bit, and the next class we will study this in detail. Okay. So the diagram what you are seeing on the screen right now, this is the external genitalia in case of female. Okay. Just like the penis we have studied in case of male, so this is the external genitalia in case of female. Now the external genitalia is actually known as vulva. अभी मैंने पढ़ाया था आपको, vulva बताया था आपको. ठीक है. Now this is actually a depression which is known as vestibule. It is actually क्या है, ये एक depression है, इसे हम क्या कहते हैं, vestibule. So today I'll you just see the different parts of the external genitalia in case of female. Detail में हम कल अगले जो video lectures में बात करेंगे. जैसे आप देख सकते हो, this is the upper part where we can see the structure, and there is a small small structure which is having a cover like, or it's like there is a outward type of small structure which is there, which is having an extra cover, that is called prepuce. Then we are having the clitoris. It is actually homologous to penis in case of male. तो हम बात करेंगे क्यों है, कैसा है, क्यों ऐसा बोलते हैं हम लोग, और हम क्यों कंसिडर करते हैं इसको. Now then we have the urethral spelling ठीक करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा गलती है. Urethral opening. This is a urethral opening. Then we have the next layer which is covering this, that is called vestibule. अभी मैंने बताया था depression. Then we are having Bartholin's gland. बिल्कुल इसके नीचे आपको Bartholin's gland यहाँ पे पैर में मिलेगा, Bartholin's gland. Then we have the vagina, that is you call the female vaginal opening or female reproductive tract. ठीक है. And in case of the virgin female, it will be covered with thin membranous structure that is called hymen. Then we have labia majora, that is the first skin covering of the entire structure. And then we have the first is labia minora, second is labia majora. So entire structure, ये पूरा structure पहला मतलब skin folding से cover रहता है, इस तरफ से भी, और फिर से एक नया, फिर से भी इसके ऊपर भी एक और स्किन फोल्ड मिलता है which is covering the entire structure again. तो अंदर वाला जो स्किन फोल्ड है जो कवर करता है उसे हम बोलते हैं लैबिया माइनोरा, बाहर वाला जो कवर करते हैं उसे बोलते हैं लैबिया मेजोरा. तो हम अगले क्लास में इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, और हम आगे भी इसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. if you want to write anything, any point, or if you want to make the diagram, so please pause and please make it. है ना. So till now we have what we have studied. We have studied male reproductive system in detail.
Then we have started the female reproductive system. Maybe within let's see. We'll finish this reproductive system in case of female. Then we will see the gamete formation in male and female. Also, we will see in case of female the menstrual cycle as well. ठीक है. तो जैसे हम एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जैसे फीमेल के केस में हम आगे क्या पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सटर्नल जेनिटलिया को डिटेल में पढ़ेंगे. इसके बाद जो एसेसरी ऑर्गन्स है सेकेंडरी ऑर्गन्स है सेक्सुअल ऑर्गन्स है जैसे मैमरी ग्लैंड्स उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू.